नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर अब ग्रीन सोलर पैनल बनाए जाएंगे। 40 से 600 वॉट क्षमता के ग्रीन सोलर पैनल अब तैयार किए जाएंगे। धामी सरकार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, अब सरकार को सोलर एनर्जी की कहीं ना कहीं कीमत समझ में आ रही है। बिजली संकट के बीच अब सरकार ने एक नई पहल शुरू कर दी। उत्तराखंड में अब ग्रीन सोलर पैनल तैयार किए जाएंगे। इसके लिए ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी की ओर से ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में सोलर पैनल विनिर्माण प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट में 40 से 600 वॉट क्षमता के पैनल बनेंगे। इससे आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए पैनल्स उपलब्ध होंगे। तो प्रदेश सरकार की ओर से सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कई सोलर पावर प्लांट स्थापित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश में सोलर पैनल का उत्पादन नहीं होता था। लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी सोलर पैनल प्लांट लगाने जा रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के रुख करते संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, बिजली संकट से जूझ रही सरकार को अब कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी की कीमत समझ में आ रही है। देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो सोलर पैनल हैं उनको भी लगाया जाए और इससे भी जो विद्युत का उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए। हर संभव कोशिश सरकार के स्तर पर की जा रही है। अगर हम सामान्य विद्युत उत्पादन की बात करें तो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो उत्तराखंड में कुछ पहले से चल रहे हैं और कुछ आगे लगाए जाने की कार्य योजना गतिमान है। इसके साथ साथ अगर हम अन्य सेक्टर्स की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो इसको बढ़ावा देने की राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है और अब एक प्रयास और राज्य सरकार कर रही है। एक लुमिनस जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ सरकार ने इसको कुछ जगह दे दी है, कुछ और दी जानी है और ऐसे में ये ग्रीन सोलर पैनल लगाए जाएंगे। करोड़ों रुपए का इसमें निवेश होगा और जो तमाम उत्तराखंड के खास तौर से इस एरिया के जो युवा हैं, रोजगार की चाह रखते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार भी इससे मिल सकेगा। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब ग्रीन सोलर पैनल को भी उत्तराखंड में लगाया जा रहा है और कंपनी से बातचीत हो गई है और जल्द ही इसका उत्पादन उत्तराखंड में खास तौर से ऊधम सिंह नगर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ। आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें, उत्तराखंड में ही अब ग्रीन सोलर पैनल तैयार किए जाएंगे और इसके लिए ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी की ओर से ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में सोलर पैनल विनिर्माण प्लांट लगाया जाएगा और इस प्लांट में 40 से 600 वॉट क्षमता के पैनल भी तैयार किए जाएंगे। चलिए, बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जब भर्ती और पदोन्नति के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में ये नए नियम बनाए जाएंगे। भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो भर्ती और पदोन्नति के लिए अब नए नियम तैयार किए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में नए नियम अब लागू होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, अब भर्तियों और पदोन्नति के लिए विधानसभा सचिवालय में नए नियम तैयार होंगे। देखिए, विधानसभा में जो तदर्थ भर्तियां हुई थी, बैकडोर भर्तियां का मामला काफी चर्चाओं में रहा और जब भी पूरा का पूरा मामला आया तो उसके बाद इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी गठित की और कमेटी गठित करने के बाद कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर 228 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये तमाम जो कर्मचारी हैं जिनकी तदर्थ भर्ती हुई थी, ये विरोध भी कर रहे हैं और ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। क्योंकि मामला कानूनी दांवपेच में फंस गया है, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें संशोधन कर लिया जाए। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो विधानसभा सचिवालय में जो भर्ती हुई है या जो पदोन्नति होनी है, इनको एक उस बदले हुए नियम के तहत ही इनको आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जो कर्मचारी हैं जो जुड़े हुए हैं या जिनको निष्कासित कर दिया गया है, खास तौर पर इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा और आने वाले समय में जो नियमों के तहत भर्ती की जाएंगी उन पर सवाल भी नहीं खड़े हो सकेंगे। तो ये कोशिश की जा रही है विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रबंधन तंत्र के माध्यम से कि जो कर्मचारियों की तदर्थ भर्तियां हुई थी, जिन पर काफी बवाल भी हुआ था और कई सवाल भी खड़े हुए थे और विरोध अभी भी चल रहा है और न्यायालय तक ये पूरा का पूरा मामला पहुंच गया। तो अब तदर्थ के आधार पर जो नियुक्ति हुई थी
इसकी जो सेवा नियमावली है इसमें संशोधन किया जाए और संशोधन करने के बाद एक संतुलन बनाया जाए और पारदर्शिता को स्थापित किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि जो संशोधन प्रक्रिया की शुरुआत हुई है ये कब तक हो जाएगी और आने वाले समय में जो तमाम कर्मचारी बाहर हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस समय सीमा में उनकी नियुक्ति हुई थी उससे पहले की जो समय सीमा में नियुक्ति की गई थी उनको भी निष्कासित किया जाए, उनको भी बाहर किया जाए। और ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, इसका सवाल का जवाब अभी तक इन कर्मचारियों को मिल नहीं रहा है। तो अब ये देखना होगा कि जो विधानसभा का प्रबंधन तंत्र है वो आखिर इस व्यवस्था को कैसे आने वाले समय में दुरुस्त कर पाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सुनिए आने वाले समय में किस तरह से इन व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि अभी पूरा मामला कोर्ट में अधीन है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ निर्णय सामने आता है और क्या कुछ नियम जो है उससे जो पुराने जिन लोगों को निष्कासित कर दिया गया था वो कितने सहमत होते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, सोनू आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो भर्ती और पदोन्नति के लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ये नए नियम तैयार करेगा। भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर एक बार फिर सियासत गरमा गई उत्तराखंड की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के बयान से सियासत गरमाई है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का विश्वास उन्होंने जताया। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का विश्वास उन्होंने जताया। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने ये जवाब दिया और बता दें कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसके साथ ही मामले में कुछ भी नहीं कहा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सभी को कोटिया कमेटी की रिपोर्ट का गहराई से आकलन करना चाहिए और तमाम बातें उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से कही। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग जनता की है। सरकार ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की शुरुआत कर दी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू के। सोनू, अब उत्तराखंड की राजधानी गरमा गई विधानसभा अध्यक्ष के बयान के बाद। अब देखिए, ये उत्तराखंड का ऐसा एक मुद्दा है स्थायी राजधानी वाला जिसका समाधान आज तक 22 वर्षों तक नहीं हो पाया। राज्य गठन से लेके आज तक राज्य आंदोलन की जो अवधारणा थी उसको साकार करने के लिए ये बात जो सत्ता पक्ष में नेता बैठे हैं तत्कालीन उस वक्त भी रहे हैं जब राज्य गठित हुआ था और तब से लेके आज तक बीजेपी की भी कांग्रेस रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है और कांग्रेस की भी सरकार रही है। जो भी पार्टी सरकार में रही है वो हमेशा इस पूरे के पूरे मामले से बचती ही रही है और विपक्ष लगातार इस बात के लिए आश्वस्त करता रहा है। जो भी दल विपक्ष में रहा है राज्य गठन से लेके आज तक की हम बात कर रहे हैं, जो भी दल विपक्ष में रहा है खास तौर पर उसने ये भरसक कोशिश की है सरकार को चेताने की कि वो स्थायी राजधानी के सपने को साकार करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में कब बनेगी इस पर अक्सर सियासत देखने को मिली है। क्योंकि अब विधानसभा अध्यक्ष महिला है, पहली बार उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष जो है वो महिला बनी है और जो ऋतु खंडूरी है इनके जो पिताजी हो भुवन चंद्र खंडूरी वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में इनका अपना एक कद है उत्तराखंड की सियासत में। जो ऋतु खंडूरी है विधानसभा अध्यक्ष वो अल्मोड़ा के दौरे पर है और अल्मोड़ा में मीडिया से रूबरू होते इस बात को उन्होंने बताया है कि उनको विश्वास है कि धीरे धीरे आने वाले समय में स्थायी राजधानी बनेगी। अब जैसे ही स्थायी राजधानी का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आया तो कांग्रेस ने भी इसको कैश करने के बुलाने की बात करते हुए साफ तौर पर ऋतु खंडूरी के इस बयान का स्वागत किया है और ये भी कहा है कि सिर्फ बयानों तक सिमट के न रह जाए बल्कि ये पूरा का पूरा जो मामला है धरातल पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर इस मुद्दे पर सियासत होती रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो स्वतंत्र है इस तरीके का बयान देने के लिए। सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित कर चुकी है और अब स्थापना के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये मामला एक सियासत से जुड़ा हुआ, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ, इस पर अक्सर सियासत होती रही है और पक्ष विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप की सियासत अक्सर देखते रही है और पार्टी ने इसको अपने लिहाज से बुनाने की कोशिश भी की है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष के बयान से हुई है, अब इस पर ये जो सियासत है आखिर ये किस ओर आगे बढ़ेगी,
ये अमृता। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी अब ये सियासत आगे किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि विपक्ष ने भी इस फैसले का स्वागत कर दिया और इसके साथ ही जो पार्टी के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है। और देखने वाली बात होगी कि आखिर जो उन्होंने बयान दिया है ये कहां जाकर थमेगा, क्योंकि अब लगातार इस बयान को लेकर सियासत एक बार फिर उत्तराखंड की गर्माती हुई नजर आ रही है। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर प्रीतम सिंह घर पहुंचे हरीश रावत के बंद कमरे में 1 घंटे तक उन्होंने चर्चा की। हरीश और प्रीतम माने जाते हैं एक दूसरे के विरोधी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रीतम सिंह के घर पहुंचे हरीश रावत, बंद कमरे में 1 घंटे तक चर्चा की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू की। और सोनू, 1 घंटे तक दोनों विरोधी नेताओं ने बातचीत की है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो एकजुटता दिखाएं। देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि पार्टी के दोनों ही नेता जो है वो पार्टी हाईकमान का जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी हाईकमान का कहा मानेंगे, और उसी के अनुरूप हम इसको एक पहलू से देख भी सकते हैं। क्योंकि जो पार्टी के नेता हैं हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो प्रीतम सिंह हैं वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में एक दूसरे के घोर विरोधी माने जाते रहे हैं। अक्सर पार्टी इन दोनों ही नेताओं के जब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रही है तो असहज भी कई बार देखी गई है। तो ऐसे में अब अचानक से दोनों नेताओं की 1 घंटे तक गुफ्तगू होना, एक बंद कमरे में चर्चा होना और फिर पार्टी संगठन को मजबूत करना और हाई कमान के दिशा निर्देशों का पालन करना, ये जिस तरह रहे हैं इसके सियासी मायने कहीं और भी निकाले जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो एक दूसरे के विरोधी माने जाते रहे हैं वो अब एक मंच पर नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि कार्यक्रम कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें सब नेता जो हैं वो एकजुट होंगे और एकजुटता का संदेश देंगे, क्योंकि पार्टी हाईकमान पहले ही इस बात को कह चुकी है। और आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा उसमें पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो अब ये देखना होगा इन दोनों नेताओं की आपसी मुलाकात और आपसी गुफ्तगू बंद कमरे में जो हुई है, इससे पार्टी के कई नेता असहज भी महसूस कर रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर इनकी जो मुलाकात हुई है, इनकी जो बातचीत हुई है, इसके परिणाम पार्टी को आने वाले समय में क्या वाकई सुखद परिणाम मिल पाएंगे या फिर इस सियासत का पार्टी को दूसरे रूप में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी जिस तरह से दोनों नेता एक दूसरे के विरोधी और कई बार इन दोनों की बयानबाजी के चलते पार्टी की भी किरकिरी हुई है। अब देखने वाली बात होगी आखिर जिस तरह से 1 घंटे तक कमरे में बातचीत हुई है, विचार किया गया है कि किस तरह से पार्टी में एकजुटता लाई जाए, किस तरह से जो मतभेद है उनको खत्म किया जाए। अब देखने वाली बात होगी आने वाले चुनावों में इसका फायदा मिलता है या फिर पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पार्वती इलाके में बर्फबारी के साथ साथ कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना व्यक्त की जा रही, जिसे लेकर अब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदला है। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है, संभावना जताई कि आने वाले समय में 48 घंटे के दौरान जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी और बिजली गिरने की भी कई स्थानों पर संभावना व्यक्त की गई है। और जो हिमालयी क्षेत्र से लगे हुए जनपद हैं इनमें बारिश हल्की हल्की कई जगह पर हो सकती है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और देखिए, जब मौसम का मिजाज बदलेगा तो तापमान में भी फर्क आएगा और तापमान बदलेगा तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। और
इस बार जो फरवरी माह में बारिश होनी चाहिए थी उस अनुपात में इस बार बारिश नहीं हुई है। तो बारिश का जो वो है अनुपात वो कम है और ऐसे मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आने वाले समय में हम कई जनपदों में पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर पर बारिश और बर्फबारी देख पाएंगे। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं सोनू, काफी ज्यादा उत्तराखंड में इस बार बर्फबारी हुई है, मौसम बार बार बदल रहा है। ऐसे में जो उत्तराखंड वासी उन्हें किस तरह की दिक्कतों का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है, कब तक वो राहत उन्हें मिल सकती है? देखिए, जो बारिश होती है उससे भी और जब बर्फबारी होती है और तापमान में काफी बदलाव देखा जाता है तो आम जनजीवन प्रभावित होता है। खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। जब बर्फबारी होती है तो कई बार इस तरह की चीजें भी हम फेस करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनका संपर्क जनपद मुख्यालय से कट जाता है और फिर जो संबंधित फोर्सेज हैं या संबंधित जो सरकारी मशीनरी उसको अलर्ट किया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जब बड़ी तादाद में बर्फबारी होती है तो लोग परेशानियों से दो चार होते हैं। चूंकि अब सर्दियों का सीजन जाता हुआ है तो ऐसे में जिस अनुपात में बर्फबारी पहले हुई है उतनी तो नहीं होगी, लेकिन मौसम विभाग ने जैसे ही अलर्ट जारी किया है इसको दृष्टिगत रखते हुए जो प्रशासनिक तंत्र है वो पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार जिस तरह से बर्फबारी हो रही थी, उत्तराखंड वासियों का सब्र टूटता जा रहा था। काफी ज्यादा ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया था और अब एक बार फिर ये अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम वैज्ञानिकों की ओर से। 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना फिलहाल व्यक्त की जा रही है, लेकिन जिस तरह से पहले बर्फबारी हुई थी इस बार उसकी तुलना में कम होगी। लेकिन बावजूद इसके मौसम विभाग ने पहले से ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पार्वती इलाकों में बर्फबारी के साथ कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। बने रहिए सोनू आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चावला सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट अब 3 सदस्यीय नई पीठ गठित करेगा। अदालत ने 2012 में 3 दोषियों को बरी किया था। मामले में 3 दोषियों की मौत की सजा हुई थी। चावला सामूहिक दुष्कर्म हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, चावला सामूहिक दुष्कर्म में अब सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये मामला उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और जो उत्तराखंड की बेटी है पहले उसके साथ दुष्कर्म और उसके बाद फिर उसकी हत्या का ये मामला है। और इस पूरे के पूरे मामले में जब ये मामला चर्चाओं में आया, काफी दिनों से मामला चल रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित परिजन है उनसे मुलाकात की थी। ये भरोसा दिलाया था कि बेटी के साथ न्याय के लिए हर स्तर पर कोशिश की जाएगी। और सॉलिसिटर जनरल ने जब खास तौर पर कोर्ट के सम्मुख ये याचिका दायर की है कि इस पर एक बार पुनर्विचार कर लिया जाए, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री जब मिले थे, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद फिर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी इसमें मंजूरी दे दी थी और उसके बाद फिर अब में ये पक्ष रखा गया है कि इस पर एक बार समीक्षा कर ली जाए, क्योंकि जिन आरोपियों को इस पूरे प्रकरण में वरी किया गया था, खास तौर पर उसमें से विनोद नाम का जो शख्स है उसने जेल से बाहर आने के बाद लूटपाट के का विरोध करने पर एक ऑटो चालक की हत्या कर दी थी। तो ये बात एक बार फिर सामने आई और उसकी गिरफ्तारी हो गई और वो पुलिस हिरासत में इस वक्त। तो बार बार ये मांग की जा रही थी। अब कोर्ट ने इसमें अपनी सहमति दे दी है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात पर भी विचार कर रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में खुली अदालत में भी इस पर सुनवाई की जा सके और जो दोषी है इनको सजा दिलाई जा सके। तो अब देखना होगा कि आगे जब इस पर सुनवाई होगी जो पीड़ित परिवार है इसको आखिर न्याय मिल पाएगा या नहीं। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें, दिल्ली के चावला में साल 2012 में हुई सामूहिक दुष्कर्म हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पुनर्विचार याचिका डाली गई थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई और इसमें 3 जजों की बेंच के गठन के लिए तैयार हुए। और गौरतलब है कि कल कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले के 3 मृत्युदंड पाए दोषियों को रिहा कर दिया था। इन्हीं में से एक 26 जनवरी को हुई ऑटो चालक की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुनर्विचार याचिका अदालत के सामने रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से मांग की कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो और एक अदालत में
खुली अदालत हो जिसपे ये सुनवाई की जा सके। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ सुनवाई में फैसला होता है। मामले में 3 दोषियों को मौत की सजा दी गई है। छावला सामूहिक और दुष्कर्म हत्या के मामले में अदालत ने 2012 में 3 दोषियों को बरी किया था। चलिए बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां स्पा सेंटरों में छापेमार कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सेंटरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया। सपा सेंटरों के कैमरे पुलिस को खराब मिले हैं। सपा सेंटर नहीं रख रहे आने जाने वालों का रिकॉर्ड। 61 सपा सेंटर बंद कराए गए। 32 सपा सेंटर पर चालान काटा गया है। नियमों का पालन कराने के एसएसपी ने निर्देश दिए थे। सभी एसओ और एसएचओ को निर्देश जारी किए गए थे। तो बता दें, राजधानी के स्पा सेंटरों पर छापेमार कार्रवाई पुलिस ने की है। पुलिस ने सेंटरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सपा सेंटरों में से 61 सेंटर ऐसे पाए गए हैं जिसे बंद कर दिया गया है। 32 सपा सेंटरों पर चालानी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, पुलिस ने सेंटरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एसएसपी के निर्देश पर ये जो स्पा सेंटर है राजधानी के, इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। यहाँ पर पुलिस जरूर एक्टिव नजर आई है और क्या है इन स्पा सेंटरों की हकीकत, क्या है सूरत हाल, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और कैसे स्पा की आड़ में कार्य किए जा रहे थे। जो नियम है उनका बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में 61 जो स्पा सेंटर है उनको बंद कर दिया गया है और 32 का चालान कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने सिर्फ चालान किया है, क्या ये रातों रात स्पा सेंटर बनकर तैयार हो गए, रातों रात चलने लग गए? ये नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पुलिस की जानकारी में ये मामला नहीं था? पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी इन स्पा सेंटरों की कार्य संस्कृति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा, फिलहाल पुलिस ने जरूर इसमें एक्शन लिया है, लेकिन ये लंबे समय से कैसे चले आ रहे थे, ये सवाल है। और दूसरा, किस तरह से पुलिस के संरक्षण में मनमानी हो रही है और किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस पर आखिर पुलिस अब जागरूक होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस ने एक्शन लिया है और आने वाले समय में जो और स्पा सेंटर है उनकी भी गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी, उन पर भी छापेमारी की जाएगी, ताकि जो स्पा सेंटर चलाए जा रहे हैं वो नियमों का पालन कर सके। और खास तौर पर यहाँ पर जो कर्मचारी तैनात है, जो कार्य करते हैं, इनका भी सत्यापन किया जा सके। तमाम ऐसे पहलू हैं, न कि सिर्फ पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि स्पा सेंटरों की कार्य संस्कृति को भी लेकर के भी कहीं सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं जो पुलिस है उनकी भी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं इस तरह की कार्रवाई के बाद, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर स्पा सेंटरों को बंद करा दिया गया। इसके साथ ही जो 32 स्पा सेंटर थे उसमें चालानी कार्रवाई भी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी की। तो बता दें, देहरादून पुलिस ने स्पा सेंटरों को 2 दिनों तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इस दौरान कहीं कैमरे खराब मिले तो कई तरह की अनियमितता भी यहाँ पर देखी गई है। इसके साथ ही कई जगह जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनके रिकॉर्ड भी नहीं पाए गए। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ और कार्रवाई हो सकती है और क्या कुछ खुलासे इसके बाद देखने को मिलेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।